हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए लेट्स सी हमारे पास क्या है। आज 12th जेई मेन टेस्ट पेपर 4 है, उसका डिस्कशन करना चाह रहे हैं फिजिक्स के लिए। ओके, ये हमारे लिए किसके लिए सर? फिजिक्स पेपर का डिस्कशन करना चाह रहे हैं। ओके, तो अब ध्यान दीजिए हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है, आइए देखते हैं। 2 point charge A and B having charge plus Q and minus Q रेस्पेक्टिवली। ओके सर, सबसे पहले क्या है मेरे पास? ए और बी दो चार्ज है, बना दिया है सर। ये ए एंड बी, दिस प्लस क्यू एंड दिस माइनस क्यू, एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल आर। ओके, आर प्लेस एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। इन दिस केस फोर्स इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं यहां पे, फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 upon r square. This become minus times kq square upon r square. Okay, if 25% charge of A is transferred to B. अब now क्या कहना चाह रहा है मेरे पास? This is A and this is B. 25% चार्ज अगर मैं यहां से रिमूव कर दूंगा तो यहाँ पे 3q/4 बचेगा, और यहां पे सर माइनस क्यू प्लस q/4 हो जाएगा, तो ये माइनस का 3q/4 हो जाएगा। ओके, अब सर ये वह चीज बन गई है मेरे पास, डिस्टेंस r है। न्यू फोर्स क्या बनेगा सर? k 3q/4 एंड माइनस का 3q/4 अपॉन r स्क्वायर। सर दिस बिकम माइनस ऑफ 9/16 times kq square upon r square. This becomes so 9/16 times f initial. Okay, and this will come out in option B. Then option B is right answer. Now let's see the next question. Three charges Q1, Q2, Q3 are placed each of 1 coulomb are at the vertices of equilateral triangle of side L. Okay, दिस इज इक्विलैटरल ट्राइंगल है मेरे पास। ओके, सभी पे क्या है सर? 1 कूलम, 1 कूलम एंड 1 कूलम चार्ज प्लेस है। साइड लेंथ L दे दिया है मेरे पास। फोर्स ऑन ए चार्ज स्मॉल q 2 माइक्रोकूलम प्लेस एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। सेंट्रोइड का होगा मेरे पास यहां पे होगा, यहां पे सर 2 कूलम का 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दिया है मेरे पास, q चार्ज है। इस पे कितना फोर्स होगा? वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, वी नो दैट। अगर मैं यहां पे बात करता सर, ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा, ये वाला ऐसे लग रहा होगा फोर्स, और ये वाला फोर्स ऐसे लग रहा होगा। सर अगर मैं यहां पे बात करता, ये सेपरेशन एंड ये सेपरेशन ऑल आर इक्वल्स। दिस फोर्स एंड दिस फोर्स बात करूं, इसकी वजह से इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो, और इसकी वजह से इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो, सभी मैग्नीट्यूड में क्या होंगे मेरे पास? सेम होंगे। तो अगर मैं यहां पे बात करूं सर, अगर मेरे पास ये फोर्स F है, और मुझे पता है ये सभी 120 एंगल पे है मेरे पास, तो सर 120 पे हैं तीनों ही, तो रिजल्टेंट F नेट क्या आ जाएगा मेरे पास? 0 आ जाएगा। तो सर 0 का है मेरे पास इन दिस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो गया मेरे पास। ओके, नाउ लेट्स सी 7 capacitors each of capacitance 2 microfarad, okay, are to be so connected to have total capacitance 10/11 microfarad, which will be the necessary figure as shown. Okay, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करता हूं पहले इनिशियल से, सर मेरे को पता है पैरेलल में क्या होता है, कैपेसिटेंस सीधा जुड़ जाता है। 1 2 3 4 5। सर ये 5 कैपेसिटर किस में है? पैरेलल में है, तो इनका कैपेसिटेंस बन गया 5 टाइम्स सी। सर ये सी और सी किस में है? सीरीज में है, तो इनका बन गया सर C/2। ओके, सी और सी का सीरीज बन गया C/2, और इनका बन गया 5C।
अब 5c and c/2 both are in series, then c equivalent become 5c c/2 upon 5c plus c/2. This will come out 5c upon 11. This will come out 5c upon 11 and c is equal to 2 microfarad. This will come out 10/11 microfarad. सर अब हमारे पास पहले ही ऑप्शन में ये डाटा आ चुका है तो बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है मेरे पास, तो मैं सीधा ही बोल सकता हूं कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हमारे पास. ओके, नाउ लेट्स सी. A dipole having dipole moment P is placed in front of a solid uncharged conducting sphere as shown in the diagram. मेरे पास क्या गिवन है सर, एक सॉलिड है मेरे पास. ओके सर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है मेरे पास. ओके सर, एक डाइपोल रखा है और ये आर है, ये कैपिटल आर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरे पास, ये परपेंडिकुलर है मेरे पास. तो सर अगर ये मैं डिस्टेंस निकालना चाहूं, ये कितना आएगा मेरे पास सर, डी हो जाएगा मेरे पास, ये डी मान लिया है. अगर मैं इस ट्रायंगल से बात करना चाहूं सर, डी का कोस फाई मेरे पास आर होगा, तो सर डी हो जाएगा आर अपॉन कोस ऑफ फाई. अब अगर मैं यहां पे बात करना चाहूं सर, मेरे को क्या निकालना है, इस डाइपोल की वजह से ए पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा. सर दिस इज कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर सरफेस पे और सेंटर पे किसी भी पॉइंट पे लो, पोटेंशियल क्या आता है, सेम आता है हमारे पास. इट्स मींस जो पोटेंशियल ए पॉइंट पर होगा वही पोटेंशियल सेंटर पे होगा हमारे पास. तो मैं कैलकुलेट कर लूं सर, सेंटर पे निकाल लीजिए, आसान होगा. नाउ पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सेंटर, potential at center which is equal to due to dipole and due to induced charge, and due to induced charge potential at center will come out to 0. Only potential will come out to due to dipole and potential induced charge at center due to induced charge potential will come out to 0 and potential due to dipole at any point we know that अगर ये है मेरे पास यहाँ पे पोटेंशियल डाइपोल से थीटा एंगल पे किसी आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल होता है के पी कॉस ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर. अगर सर थीटा 0 है, डाइपोल की एक्सिस पर ही है मेरे पास, तो सर पोटेंशियल हो जाएगा मेरे पास के पी अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर. सर अगर यहाँ पे बात करूं सर, ये डाइपोल के सामने है और तो ये सीधा बन जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर. आर क्या है यहाँ पे, डी डिस्टेंस है मेरे पास, तो डी स्क्वायर. तो सर के पी डी इज इक्वल टू आर अपॉन कोस ऑफ फाई स्क्वायर. दिस विल कम आउट के पी कोस स्क्वायर फाई अपॉन आर स्क्वायर. नाउ दिस विल कम आउट इन द ऑप्शन बी. दो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया यहाँ पे. Okay, a particle A has charge plus Q and particle B has charge plus का 4Q with each of them having the same mass. दोनों का मास क्या है, सेम है. When allowed to fall from rest through the same electric potential difference, the ratio of their speeds will be. अब हमें पता है सर Q डेल्टा V, जो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एनर्जी आएगी वो हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. नाउ वी कैन फाइंड आउट द स्पीड q 2 times q ऑफ डेल्टा v पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन मास ऑफ हर अंडर रूट. इन द गिवन डाटा पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है एंड मास इज आल्सो इक्वल. तो ये सीधा बन जाएगा सर, स्पीड मेरे पास चार्ज के प्रोपोर्शनल आ जाएगा अंडर रूट के. ये स्पीड है मेरे पास,
तो मैं बात कर सकता हूं ए की स्पीड और वी की स्पीड का रेशो सर रूट ऑफ क्यू ए अपॉन रूट ऑफ क्यू बी बन जाएगा मेरे पास। सर चार्ज ऑफ ए इज इक्वल टू क्यू एंड चार्ज ऑफ ए इज इक्वल टू 4q अंडर रूट दिस विल कम आउट 1/2 and ratio of speed A to ratio B is equal to 1/2 and this will come out in option A. Now let's see in the given figure मेरे पास क्या है, the potential difference between A and B is 18 volt. A and B के बीच में potential difference 18 volt है मेरे पास, okay. And charge on 2 microfarad capacitor is 24 microcoulomb. ओके और इस पे चार्ज दे दिया है 24 माइक्रोकुलम चार्ज। अगर सर इस यहाँ पे चार्ज दे दिया है मैं पोटेंशियल निकाल सकता हूं V बराबर Q अपॉन C करके। तो सर यहाँ पे पोटेंशियल आएगा मेरे पास कितना Q अपॉन C। Q कितना 24 और C कितना 2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया मेरे पास यहाँ पे सर V, अगर ये A है ये B है, ये कोई X पॉइंट ले लिया है, तो सर पोटेंशियल X और V के बीच में कितना आया सर Q अपॉन C 24 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12 वोल्टेज। तो सर ये आ गया मेरे पास 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, टोटल 18 था, तो सर इसका मतलब ये वाला आ गया 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ओके नाउ लेट्स सी, अगर मैं यहां पे बात करूं मुझे क्या फाइंड आउट करना है, द वैल्यू ऑफ C, इस C की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ओके अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे ये तो मुझे पता चल गया है, अगर मैं इस पे चार्ज निकालना चाहूं 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पे, तो सर Q बराबर CV करूंगा। सर C कितना है 6 है मेरे पास एंड पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट है मेरे पास, तो सर ये 36 माइक्रोकुलम चार्ज आया किस पे 6 माइक्रोफैराड पे। इसका मतलब सर यहां पे 36 माइक्रोकुलम चार्ज था। तो सर चार्ज कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग मैं यह बात करना चाहूं, चार्ज गया होगा कुछ चार्ज यहां पे कुछ चार्ज यहां पे, 36 में से 24 माइक्रोकुलम यहां पे आ गया है, तो बचा हुआ मेरे पास कुछ चार्ज यहां पे आएगा। तो सर 36 में से 24 यहां गया, तो ये मेरे पास 6 और 6 मतलब कि 12 माइक्रोकुलम चार्ज इधर गया होगा, ताकि अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन। ओके सर इसका मतलब इस C पे मेरे पास 12 माइक्रोकुलम का चार्ज है, इस C पे 12 माइक्रोकुलम का चार्ज है। अब अगर मैं यहां पे बात करता ये वाला C, सर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्टेज, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, और चार्ज कितना है यहां पे सर 12 माइक्रोकुलम। सर अगर मैं C की वैल्यू निकालना, C बराबर Q अपॉन पोटेंशियल, Q कितना है 12 है, पोटेंशियल मेरे पास 12 है, तो सर 1 माइक्रोफैराड का इसका कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो नाउ द वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड, दिस विल कम आउट इन ऑप्शन A हमारे पास। ओके नाउ लेट्स सी, a long wire carrying a steady current is bent into a circular loop of 1 ton. Okay, the magnetic field at the center of the loop is B. A long wire carrying a steady current is bent into a circular loop of 1 ton. पहले एक सर्कुलर लूप था मेरे पास, करंट I है, रेडियस R है, तो सर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आया मेरे पास म्यू नॉट I अपॉन 2 टाइम्स R. It is then bent into a circular coil of n turns. अब इसे स्मॉल एंट्रेंस में काफी बार मैंने कर दिया है, तो इसकी सर रेडियस स्मॉल आर हो गई है, और टोटल टर्न्स मेरे पास टोटल टर्न्स मेरे पास स्मॉल एन हो गया है। सर इन दिस केस में मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट आई अपॉन एन टाइम्स अपॉन 2 टाइम्स एन कितना है मेरे पास स्मॉल है अपॉन 2 टाइम्स स्मॉल आर। सर हमें कैपिटल आर पता है लेकिन स्मॉल आर पता नहीं है, तो अगर मैं बात कहना चाहूं टोटल लेंथ इसकी कितनी है 2 पाई कैपिटल आर, एंड इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई स्मॉल आर। 2 पाई स्मॉल आर कितने टाइम्स एन टाइम्स, तो एन टाइम्स 2 पाई स्मॉल आर, तो स्मॉल आर विल कम आउट कैपिटल आर अपॉन स्मॉल एन।
Now put these values in the given data. Mu naught I small n upon 2 times capital R upon n. This will come out mu naught I upon 2 times capital R small n square. And this is V initial था मेरे पास. तो अगर मैं बात करना चाहूं तो सर ये V टाइम्स V डैश नया मैग्नेटिक फील्ड एन स्क्वायर टाइम्स जो पुराना मैग्नेटिक फील्ड था उसका एन स्क्वायर टाइम्स आ गया है. एंड दिस विल कम आउट इन ऑप्शन बी. ओके, नाउ लेट्स सी two similar coils of radius capital R lying concentrically with their planes at right angle to each other. Two similar coils of radius capital R. Okay. तो सर टू सिमिलर कॉइल्स है मेरे पास. ओके सर, एक में करंट ऐसे जा रही है, एक में करंट ऐसे जा रही होगी मेरे पास, जो भी है. टू सिमिलर कॉइल्स ऑफ रेडियस आर, दोनों की रेडियस क्या है, सेम है. लाइंग कॉन्स्टेंटली विद देयर प्लेन्स एट राइट एंगल टू ईच अदर, एक ऐसे है तो एक ऐसे प्लेन में है मेरे पास. द करंट फ्लोइंग इन देम इज आई एंड 2I रेस्पेक्टिवली द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. सेंटर पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बताना है. सर अगर मैं बात करूं ये जो कॉइल है मेरे पास, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, और ये जो ये वाली है हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आएगा. दोनों ही मेरे पास परपेंडिकुलर आएगी. सर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक इधर आएगा मेरे पास, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा मेरे पास. दोनों ही परपेंडिकुलर होंगे मेरे पास. सर ये बनेगा मेरे पास म्यू नॉट I अपॉन 2R, और ये बनेगा म्यू नॉट I की जगह 2I अपॉन 2R. तो सर नेट मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर का होल ऑफ अंडर रूट. तो सर म्यू नॉट I अपॉन 2 टाइम्स, सर ये 4 प्लस 1, तो सर √5 टाइम्स म्यू नॉट I अपॉन 2R. ये कैलकुलेशन है बाकी, तो मैं निकाल सकता हूं सर कितना आ रहा है, √5 टाइम्स आ रहा है. एंड दिस विल कम आउट इन ऑप्शन सी. तो ऑप्शन सी मेरे पास राइट आंसर हो गया है. ओके, नाउ लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है मेरे पास. ए स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L इज बेंट इनटू ए सेमी सर्कल. एक लेंथ है L लेंथ का. तो सर अगर इसकी मैं रेडियस निकालना चाहूं, चलो ठीक है पहले बात करता हूं. मैंने इसकी रेडियस को R मान लिया है. is moved in a uniform magnetic field with speed b with diameter perpendicular to the field, the induced EMF between the ends of the wire. सर मुझे इस एंड और इस एंड के बीच में EMF कितना है वो बताना है. तो सर ये A हो गया, B हो गया, EMF होता है मेरे पास BBL. L इफेक्टिव, सर वेलोसिटी है मेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड है, L इफेक्टिव इसके 2 टाइम्स हो जाएगा R डायमीटर. एंड सर ये लेंथ कितनी है मेरे पास, सर इसकी कितनी हो रही है, पाई इंटू आर है. तो ये जो लेंथ है वो उस 2 सर पाई इंटू आर हो गया. तो रेडियस हो गया मेरे पास L अपॉन पाई. तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ रेडियस इन द गिवन. दिस विल कम आउट L अपॉन पाई. तो सर ये बन रहा है 2 टाइम्स BVL अपॉन पाई, 2 टाइम्स BVL अपॉन पाई, एंड दिस विल कम आउट इन ऑप्शन डी. Now let's see a coil having 500 tons of a square shape, each of side 10 centimeter. सर ये स्क्वायर है मेरे पास. ओके, 10 सेंटीमीटर साइड से इसकी. ओके, इस प्लेस नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड विच इज इंक्रीजिंग एट रेट. मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में रखा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है मेरे पास, और बोल रखा है dV अपॉन dt 1 टेस्ला पर सेकंड. द इंड्यूस EMF, सर मुझे EMF बताना है. EMF होता है मेरे पास d5 अपॉन dt माइनस ऑफ. सर फॉर n टेंस मेरे पास क्या बना, माइनस ऑफ n d5 अपॉन dt फॉर n टेंस. सर माइनस ऑफ n 5 बराबर b डॉट है. तो दिस विल कम आउट n टाइम्स a dB अपॉन dt.
सर मैं एरिया की बात करूं, एरिया क्या आएगा मेरे पास, लेंथ का स्क्वायर, और ये कितना है सर 0.1 मीटर है मेरे पास। तो सर 0.1 मीटर का स्क्वायर मतलब कि 0.01 या 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। तो नाउ पुट द वैल्यूज, नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 500, area will come out 10⁻⁻² and dV upon dt is equal to 1। तो 10⁻⁻² इज इक्वल टू कैंसिल आउट, टू यहां से गया मेरे पास, तो सर माइनस का 5 वोल्टेज ईएमएफ आया मेरे पास। ईएमएफ कितना आया, माइनस का 5 वोल्टेज, एंड दिस विल कम आउट इन ऑप्शन डी। नाउ लेट्स सी फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन ए कैपेसिटर। एसी सर्किट के अंदर बात कहना चाह रहे हैं। सर अगर मैं पता है, अगर मेरे पास करंट ऐसे है या फिर वोल्टेज करंट ऐसे, चलो तो वोल्टेज क्या होता है यहां पे सर π/2 पीछे होता है कैपेसिटर में, या बस वही चीज है सर, वोल्टेज और करंट दोनों में फेज डिफरेंस क्या होता है, π/2 का फेज डिफरेंस होता है। करंट लीड करती है, वोल्टेज लेग करता है मेरे पास। तो फेज डिफरेंस π/2 एंड दिस विल कम आउट इन ऑप्शन बी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द वोल्टेज अप्लाइड इन फॉलोइंग सर्किट। अगर मैं यहां पे बात करूं, करंट ऐसे है मेरे पास, करंट तो तीनों में सेम होती है। सर इसमें क्या है, वोल्टेज रेजिस्टेंस का ऐसे आता है, इंडक्टर में π/2 आगे आता है, कैपेसिटर में π/2 पीछे जाता है। तो सर अगर मैं रिजल्टेंट वोल्टेज की बात कहना चाहूं, क्या आता है मेरे पास, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर का होल ऑफ अंडर रूट, दिस इज नेट वोल्टेज। और नहीं नेट वोल्टेज मेरे पास सोर्स का वोल्टेज बनेगा। अब ध्यान दीजिए मेरे पास, सर रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना है, 60 स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी, 120 माइनस 40 विल कम आउट 80, एंड 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर विल कम आउट 100 वोल्टेज। तो नेट वोल्टेज will come out 100 voltage, and this is the voltage of source, and this will come out in option D. Now let's see, if an object is placed symmetrically between two plane mirrors inclined at an angle of 72 degree. टू प्लेन मिरर से मेरे पास M1 M2, सर एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास जो सिमेट्रिकली रखा है यहां पे ऑब्जेक्ट, और ये एंगल मेरे पास 72 डिग्री दे रखा है थीटा। अब मुझे बताना है नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी। अगर मुझे पता है सर 360 अपॉन थीटा कितना आया मेरे पास, 360 अपॉन 72, तो सर ये आया मेरे पास 5 एन की वैल्यू। अब अगर ये मेरे पास सर ओड आ गया, ओड में मुझे ये चेक करना है कि अगर एंगल वाइज सेक्टर पे रखा है या फिर कैसे रखा है। अगर एंगल वाइज सेक्टर पे रखा है, सिमेट्रिक रखा है, तो नंबर ऑफ इमेज n-1 हो जाती है। तो इस केस में क्या है, सिमेट्रिक रखा है मेरे पास, तो सर द नंबर ऑफ इमेज बन जाएगी इस केस में बराबर n-1, दिस विल कम आउट 4, एंड दिस इज इन ऑप्शन 4 बी। ओके, now let's see, one face of a rectangular glass plate 6 centimeter thick is silvered, an object held 8 centimeter in front of the first face। क्या गिवन है, ध्यान देना। सर मेरे पास ये 6 सेंटीमीटर का एक ग्लास प्लेट थी मेरे पास, इधर से क्या कर दिया इन्होंने, सिल्वर कर दिया है, पॉलिश कर दिया है, और बोल रहा है कि इधर से सर यहां से अगर मैं बात करूं, मेरे पास यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है 8 सेंटीमीटर की दूरी पे फ्रॉम द वन फेस, एन ऑब्जेक्ट हेल्ड 8 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट फेस, form an image of 12 सेंटीमीटर behind the silver face। इस सिल्वर फेस से सर ये इमेज बनाता है 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, यहां पे इमेज बना रहा है। ओके, मुझे बताना है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज।
अगर मैं ये बात कहना चाहूं सर, अगर मैं मान लिया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता, तो सर अगर मैं ये बात कहना चाह रहा हूं तो ये मिरर को शिफ्ट कर देगा मेरे पास। मिरर मुझे एक्चुअल में यहां से देखने पे मुझे मिरर 6 सेंटीमीटर की दूरी पे नजर नहीं आएगा, मिरर की कुछ पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो सर अगर मैं यहां पे बात करता सर डी डैश बराबर डी अपॉन म्यू रिलेटिव होता है मेरे पास, या डी अपॉन म्यू रिलेटिव मेरे पास म्यू ही बन जाएगा। ये डी डैश क्या है? अपीरेंट पोजीशन ऑफ मिरर यहां से देखने के बाद। सर डी डैश क्या है? अपीरेंट पोजीशन ऑफ मिरर। सर डी कितना है मेरे पास? 6, और ये 1 अपॉन म्यू बन गया, 6 अपॉन म्यू डी डैश ये नजर आ रहा है। इसका मतलब इट मींस मिरर अब मेरे पास कहां आ गया है? इस बार मिरर मेरे पास यहां आ गया है, यहां से ये डिस्टेंस 6 अपॉन म्यू है, तो ये डिस्टेंस हो गई मेरे पास सर ये 6 माइनस 6 अपॉन म्यू की डिस्टेंस हो गई ये वाली, क्योंकि टोटल 6 था, 6 में से ये वाली माइनस ये 6 अपॉन म्यू हुआ, टोटल 6 में से 6 अपॉन म्यू माइनस किया सर ये आया। सर ये रेड वाला मेरे पास अपीरेंट पोजीशन ऑफ मिरर है मेरे पास, ये क्या है? अपीरेंट मिरर है मेरे पास। ओके, अब काम खत्म हो गया सर, अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम खत्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, उसका काम क्या था? मिरर को शिफ्ट करने का था, उसने शिफ्ट कर दिया है, उसका काम खत्म। अब बात आती है मेरे पास, सीधे सिंपल तरीके से सोचते हैं। अब सर ये 8 सेंटीमीटर प्लस 6 अपॉन म्यू इतनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है, और हमें पता है इतनी ही दूरी पे इमेज बनती है सेम साइड, मतलब कि जो जितनी डिस्टेंस पे बना है उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी मेरे पास। जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट था उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी मेरे पास। तो यहां पे बात करूं ये डिस्टेंस मेरे पास, सर ये डिस्टेंस मेरे पास 8 प्लस 6 अपॉन म्यू, यहां से मिरर से ये डिस्टेंस होनी चाहिए जो अपरेंट मिरर से। जबकि सर इस मिरर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अगर मैं यहां से बात करूं, यहां से पोजीशन कितनी आएगी? यहां से ये डिस्टेंस आएगी मेरे पास सर, यहां पे बात करना चाहूं सर ये 8 प्लस 6 अपॉन म्यू, यहां से मेरे पास ध्यान देना क्या कहना चाह रहा हूं सर, यहां से 8 प्लस 6 अपॉन म्यू, क्योंकि 8 ये है, 6 अपॉन म्यू ये डिस्टेंस आई, तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई है। अब इतनी दूरी पे इमेज बना 8 प्लस 6 अपॉन म्यू, लेकिन ये वाली पोजीशन मुझे यहां से मतलब है, तो ये पोजीशन माइनस कर दो, ये इसमें से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दो, ये कितना? 6 माइनस 6 अपॉन म्यू, माइनस ऑफ 6 माइनस 6 अपॉन म्यू। सर ये आ गया मेरे पास 8 माइनस 6, 2 प्लस 12 अपॉन म्यू, ये वाला पोजीशन आ गया है। सर ये डिस्टेंस आई मेरे पास कहां से? इस सिल्वर फेस से ये डिस्टेंस आ गई 2 प्लस 12 अपॉन म्यू, जो मुझे कितने गिवन है? 12 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और ये कितना गिवन है मेरे पास? 12 गिवन है। तो सर 12 अपॉन म्यू इज इक्वल टू 10, तो म्यू इज इक्वल टू 12 अपॉन 10, तो दिस विल कम आउट 6 अपॉन 5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया मेरे पास 6 अपॉन 5, और ये मैं सॉल्व करने पर ही आ जाएगा मेरे पास 1.2, एंड 1.2 इज कम आउट इन ऑप्शन सी हमारे पास। नाउ लेट्स सी मेरे पास क्या गिवन है। द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए सर्टेन मीडियम इज साइन इनवर्स 4/5। मेरे पास क्या है? क्रिटिकल एंगल गिवन है। ओके सर, अगर मैं साइन थीटा से की बात करूं या क्रिटिकल एंगल की बात करूं, या चलो ठीक है साइन थीटा से बात करता, 1 अपॉन म्यू होता है। और सर अगर मैं यहां पे बात करना चाहूं, ये पोलराइजिंग एंगल tan ऑफ आई ब्रूस्टर एंगल बोल दीजिए या tan पोलराइजिंग एंगल बोल दीजिए, वो कितना होता है? म्यू के बराबर होता है हमारे पास। सर यहां पे थीटा से क्या दे रखा है मेरे पास? साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू होता है, और जो गिवन है मेरे पास साइन इनवर्स 4/5।
आफ्टर कंपेयरिंग सर म्यू आ जाएगा मेरे पास 5/4. नाउ पुट दिस वैल्यू इन द डाटा 5/4. देन ब्रूस्टर एंगल या पोलराइजिंग एंगल विल बिकम tan inverse ऑफ 5/4 and tan inverse 5/4 this come out in option A. Now let's see. In young double slit experiment, two slits are d distance apart. Okay. यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सर ये जो मेरे पास डाटा है S1 और S2 इनके बीच में D था और ये स्लिट्स है मेरे पास. इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन एट अ डिस्टेंस कैपिटल D. Okay. From the slit, the first dark fringe is object on the screen directly opposite to one of the slits. मेरे पास यहां पे क्या रहा है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज आ रही है मेरे पास. इसका मतलब यहां पे पार्ट डिफरेंस की बात करूं, डेल्टा एक्स मेरे पास जो डे का साइन थीटा है, अगर मैं यहां पे बात करता सर ये जो पोजीशन वाई आई है मेरे पास, ये y है फर्स्ट मिनिमा की आ रही है मेरे पास. सर ये डेल्टा एक्स बराबर डी का साइन थीटा, ये कितना होता है सर, ओड बन रहा है मेरे पास, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है, पार्ट डिफरेंस फर्स्ट मिनिमा बन रहा है, तो कितना आएगा λ/2 का पार्ट डिफरेंस आना चाहिए. सर अगर मेरे पास थीटा स्मॉल होता है, इफ थीटा स्मॉल है तो tan थीटा और साइन थीटा वो थीटा स्मॉल हो जाता है मेरे पास. तो tan थीटा यहां से बना है सर y/D. y/D यहां पे बात करूं मैं, tan थीटा बन रहा है मेरे पास, ये थीटा y/D, ये tan थीटा या साइन थीटा, ये थीटा बन जाएगा मेरे पास d टाइम्स y/D बराबर λ/2. ओके सर अगर मैं यहां पे बात कहना चाहूं y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, यहां से सर ये टोटल d था, ये फ्रंट पे आ रहा है, y की वैल्यू मेरे पास बन के आ गया है स्मॉल d/2 आ गया है, तो यहां पे रख देता हूं मैं सर d स्मॉल d/2 और कैपिटल D बराबर λ/2. सर 2 विल कैंसिल आउट, d स्क्वायर कैपिटल D बराबर लैम्डा. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज इक्वल टू स्मॉल d स्क्वायर अपॉन कैपिटल D. स्मॉल d स्क्वायर अपॉन कैपिटल D, दिस विल कम आउट इन ऑप्शन ए. ओके, if the kinetic energy of the particle is increased to 16 times its initial value, काइनेटिक एनर्जी को 16 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है, द परसेंटेज चेंज इन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल. ओके, अगर मैं बात कहना चाहूं, मेरे को पता है लैम्डा बराबर h/p होता है, या लैम्डा h/2 टाइम्स रूट ऑफ m इंटू काइनेटिक एनर्जी होता है मेरे पास. ओके सर यहां पे क्या करें, काइनेटिक एनर्जी को 16 टाइम्स बढ़ाऊंगा, तो सर लैम्डा डैश की बात करूं h/2 टाइम्स m और ये 16 ए बन गया मेरे पास. तो सर ये बात करूं, ये 16 है, बाहर आएगा 4 टाइम्स, तो सर ये λ/4 बन जाएगा मेरे पास. मतलब कि जो नई वेवलेंथ आई है मेरे पास λ/4 हो जाएगी मेरे पास इनिशियल की. सर परसेंटेज चेंज की बात वही तो है, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू 100. सर डेल्टा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू 100. सर लैम्डा डैश λ/4 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू 100. सर ये माइनस का 3/4, लैम्डा विल कैंसल आउट इंटू 100, ये परसेंटेज आ गया. दिस विल कम आउट माइनस का 75%. माइनस क्या शो करना चाह रहे कि डिक्रीज हुई है, तो दिस विल कम आउट इन ऑप्शन बी हमारे पास. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन emitted from a surface when photons of energy 6 electron volt falls on it is 4 electron volt. मतलब कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम गिवन है मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो इंसिडेंट एनर्जी आई है मेरे पास क्या होता है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी. ये गिवन है मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये गिवन है मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बहुत बढ़िया. तो मुझे निकालना क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल. अरे स्टॉपिंग पोटेंशियल वही से तो निकाला जाता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम EV0
यही से तो निकल के आएगा मेरे पास। सर अगर काइनेटिक एनर्जी मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ए सर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मेरे पास, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सीधा बोल दूंगा 4 वोल्ट का आ जाएगा मेरे पास, ई से ई विल कैंसिल आउट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल कम आउट मेरे पास 4। दिस विल कम आउट इन ऑप्शन बी। Now, according to Bohr's principle, the relation between principal quantum number and radius of orbit are. We know that according to Bohr's principle के हमारे अकॉर्डिंग क्या आया था, बोर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग R will come out, radius of nth orbit is equal to 0.529 angstrom n square upon z. And sir, R is directly proportional to n square, and this will come out in option D. Now, in the next question, an electron of mass small m is rotating in first Bohr orbit of radius small r in hydrogen atom. The orbital acceleration of the electron in first orbit. Okay, orbital acceleration बताना है मुझे। So सर acceleration होगा v square upon r, यही मेरे पास होता है ऑर्बिटल। सर मुझे आर के टर्म में तो चाहिए, आर तो है यहाँ पे, स्पीड की वैल्यू पता चल जाए। अगर मैं यहाँ पे बात करूं मुझे एच भी है यहाँ पे, तो एक चीज और सोचनी पड़ेगी मेरे पास, जो एल है मेरे पास एंगुलर मोमेंटम एम वी आर होता है, वो एन एच अपॉन 2 पाई होता है मेरे पास, ताकि चीज को सिंपल बनाया जाए। अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूं, यहां से सर या तो यहां से वी की वैल्यू निकाल लीजिए, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, देन वी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 pi square m square r square. Now put this value in the given, n square h square 4 pi square m square r की पावर 3, and this will come out मेरे पास। अब मुझे और बोला क्या है सर, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो n बराबर 1 पुट कर दूंगा, तो ये एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर r की पावर 3, and this will come out in option D. Okay, now let's see. Consider the following reaction: 1s2 1s2 2 times He4 plus Q. Okay, the energy released in mega electron volt in this fusion is round off your answer to the nearest integer value. Okay, सर Q वैल्यू हो जाएगी मेरे पास डेल्टा एम सी स्क्वायर। सर अगर मैं बात करूं मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर, सर मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है मेरे पास, 2 टाइम्स मास 1H1 2.0141 माइनस 4.0024, ये किसमें है मास मेरे पास, ए एम यू इनटू सी स्क्वायर, एंड वी नो दैट 1 AMU is equal to 931.5 mega electron volt upon C square. Now put this value 1 AMU into C square कर दूंगा मैं, 931.5 mega electron volt. Now put this 1 AMU into C square 931.5, and this will come out 4 plus 4.0282 minus 4.0024 into 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे सॉल्व करने पे मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहां पे बात कहना चाहूं, क्या है मेरे पास सर 4.0282 माइनस ऑफ 4.0024 ओके इनटू 931 ओके एक मिनट दोबारा चेक कर लीजिए सर 4.0282 माइनस ऑफ 4.0024 ओके ये आया मेरे पास 0.025 इंटू 931.5 24.0327
तो सर अगर मैं जस्ट अप्रोक्सीमेशन की ये बात कहना चाहूं, ये आ जाएगा मेरे पास लगभग 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस विल ओके, मुझे इंटीजर में था तो क्यू वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन इसका हो जाएगा नियरेस्ट इंटीजर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 24। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एटॉमिक पावर न्यूक्लियाई रिएक्टर कैन डिलीवर 300 मेगावाट। तो ठीक है, पावर है मेरे पास 300 मेगावाट, मतलब 10 की पावर 6 वाट। ओके, द एनर्जी रिलीज ड्यू टू फ्यूजन ऑफ ईच न्यूक्लियन ऑफ यूरेनियम एटम इज 170 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एनर्जी दे दिया मेरे पास ईच न्यूक्लियन के करस्पॉन्डिंग 170 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 170 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। मेगा को कन्वर्ट कर दिया 10 की पावर 6 में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 10 की पावर -19 ऑफ जूल कर दिया मैंने। द नंबर ऑफ यूरेनियम एटम फ्यूजन पर हावर विल बी, वी नो दैट पावर बराबर एनर्जी अपॉन टाइम। फॉर एन फोटॉन्स या एन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के लिए एन टाइम्स ई अपॉन टी, तो एन अपॉन टी विल कम आउट पी अपॉन ई। ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर यूनिट टाइम है मेरे पास। ओके, तो नंबर ऑफ यूरेनियम की बात है मेरे पास, तो पावर क्या है मेरे पास, कहां गया 300 इंटू 10 के पावर 6 अपॉन एनर्जी है मेरे पास 170 10 के पावर 6 इंटू 1.6 10 के पावर -19। ये क्या है, नंबर ऑफ यूरेनियम पर यूनिट सेकंड है मेरे पास। मुझे किसमें चाहिए, पर हावर में बात करना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा सर, पर हावर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो ध्यान दीजिए 10 की पावर 6 10 की पावर 6 कट जाएगा, तो सर पर हावर में कन्वर्ट करने के लिए 300 170 इंटू 1.6 और ये 10 की पावर 19 ऊपर आ गया है, तो 3600 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये नंबर ऑफ यूरेनियम पर हावर आया मेरे पास। ओके, पर हावर आ गया, बस इसे सॉल्व करना है मुझे। तो सर 10 एंड 10 वे कैंसिल आउट, या ऐसे काट दीजिए। सर ऊपर बना मेरे पास, यहां पे बात करूं मैं 30 इंटू, इसे कन्वर्ट कर 3.6 इंटू 10 की पावर 22 कन्वर्ट कर दिया है मैंने, और नीचे 17 इंटू 1.6 बोल दिया है, ताकि मैं मुझे क्या लाना है 10 की पावर 22 में कन्वर्ट करना है। तो ये 30 और ये 3.6 कर दिया है, 30 मैंने यहां पे ले दिया है, तो 10 की पावर 22 बन गया है। और इसे सोल्व करना है मुझे, बस ये वाला गिवन डाटा ये वाला सोल्व करना है। अगर मैं यहां पे बात करना चाहूं, मेरे पास क्या है डाटा सर 30 इंटू 3.6 ओके डिवाइड 17 डिवाइड ऑफ 1.6 ओके, दिस विल कम आउट 3.97 टाइम्स। तो ये आ रहा है मेरे पास 3.97, मतलब कि लगभग 4 टाइम्स 10 की पावर 22 आ रहा है मेरे पास। तो नंबर ऑफ यूरेनियम पर यूनिट हावर मेरे पास आ गया 4 इंटू 10 की पावर 22, तो एन की वैल्यू आई मेरे पास 4। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द current in the circuit is n milliampere, okay, then the value of n is, अगर मेरे पास बैटरी यहां से करंट आई यहां से कुछ करंट गई, यहां से करंट गई, अब मुझे नजर आया सर ये तो रिवर्स वाइस में आ गया है मेरे पास, ये सर्किट काम ही नहीं करेगा, करंट को जाने नहीं देगा। सर ये फॉरवर्ड वाइस में आ गया है मेरे पास, तो सर्किट क्या बन जाएगा मेरे पास, ये 30 ओम और नीचे ये 20 ओम, और ये बैटरी बनी 5 वोल्ट की, ओनली करंट यही से जाएगी मेरे पास। तो सर अगर मैं यहां पे बात करना चाहूं कि 20 ओम
सर करंट की वैल्यू आएगी मेरे पास आई वी अपॉन आर इक्वलेंट आएगा। सर वोल्टेज कितना है 5 और आर इक्वलेंट हो गया 30 प्लस 20 सीरीज में 50 ओम। तो सर ये एम्पियर आया मेरे पास 1/10 एम्पियर। मुझे किस में फाइंड आउट करना है, मिली एम्पियर में फाइंड आउट करना है। तो सर करंट बराबर 1/10 इंटू 1000, दिस विल कम आउट इन मिली एम्पियर and 0 will cancel out, this become 100 milliampere. Now option is equal to n milliampere and will come 100. Okay, तो हमारा आंसर हो गया है 100 यहाँ पे। Okay, now let's see the next question. A particle is moving in a circle of radius capital R with constant speed. The time period of the particle constant speed से मूव कर रहा है, बहुत बढ़िया। तो उसकी स्पीड सर हर किसी भी पॉइंट पे बात करो, स्पीड तो उसकी कांस्टेंट होगी। टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल इज कैपिटल टी इन अ टाइम टी बराबर t/6 इफ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या बोल रहा है, डिफरेंस बात कर रहा है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस। फाइंड द रेडियस आर ऑफ द सर्किल। मेरे पास क्या डाटा है, ये एक सर्किल है मेरे पास। मान लिया ये पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ है और मान लिया है मैंने कि t बराबर t/6 पे कितना एंगल चला वो निकाल लेता हूं। थीटा बराबर ओमेगा टी, ओमेगा 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू ये कितना है टाइम t/6, दिस विल कम आउट π/3। इसका मतलब ये π/3 एंगल रोटेट कर चुका होगा इतने टाइम के अंदर, ये π/3 या 60 डिग्री बोल दीजिए। अरे सर 60 डिग्री है मेरे पास, ये रेडियस है, ये रेडियस है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं डिस्प्लेसमेंट, सर ये जो डिस्प्लेसमेंट यही तो हुआ है, ये भी आर के बराबर हो जाएगा। तो सर डिस्प्लेसमेंट ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा मेरे पास। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मेरे पास आर आ गया है। सर मैं इसकी एवरेज स्पीड निकालना चाहूं, वो क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एवरेज स्पीड तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। अगर मैं एवरेज स्पीड निकालता, सर एवरेज स्पीड आप यहां पे बात करो, यहां पे बात करो, यहां पे बात करो, यहां पे बात करो, हर पॉइंट के लिए सेम आएगा। जो स्पीड होगी वही एवरेज स्पीड निकल के आएगी। तो मैं ऐसा करता हूं कंप्लीट सर्किल के लिए निकाल लेता हूं। तो सर एवरेज स्पीड की बात करूं क्या आएगी मेरे पास, टोटल डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर अपॉन टोटल टाइम टी, ये तो एवरेज स्पीड आ गई मेरे पास। ओके सर एवरेज वेलोसिटी भी निकालिए आप, ये क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना टेबल किया, सर यहां से इनिशियल से यहां गया हूं मैं, सर ये इनिशियल है मेरे पास और ये फाइनल बन गया है मेरे पास। सर इनिशियल से फाइनल टोटल क्या है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट कितना है आर आ रहा है इनिशियल और फाइनल के बीच में आर, और टोटल टाइम कितना लिया है सर, यहां पे t/6 का टाइम लिया है, यहां पे t/6 हो जाएगा। तो मैं 6 ऊपर भेज दिया, 6 r अपॉन टी। ओके और मुझे बोला क्या है सर, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का डिफरेंस 2 मीटर पर सेकेंड है। तो सर एवरेज स्पीड 2 पाई आर अपॉन टी, मेरे को बोला है सर 2 पाई आर अपॉन टी, एवरेज स्पीड आ गई 6 आर अपॉन टी बराबर 2। सर कैपिटल टी कितना है 1 सेकेंड है, तो सर ये 2 पाई आर माइनस 6 आर बराबर 2। तो यहां पे 2 भी कैंसिल आउट कर दे, पाई आर माइनस 3 आर बराबर 1, आर कॉमन आया सर, पाई माइनस 3 बराबर 1, आर विल कम आउट 1 अपॉन पाई माइनस 3। ये निकल के आया मेरे पास। सर आर आ गया मेरे पास 1 अपॉन पाई माइनस 3। सर आर बराबर 1 अपॉन पाई माइनस 3। अगर मैं यहां पे बात करूं 1 अपॉन पाई की वैल्यू 22.7 यूज में लेना है मुझे, -3।
तो ये बनेगा 7/22 माइनस 21, दिस विल कम आउट 7। तो सर इनका जो डिफरेंस था वो दे दिया है गिवन, और कैलकुलेशन किया मैंने, रेडियस की वैल्यू आई 7 मीटर। तो मेरा आंसर हो जाएगा सर R बराबर 7 मीटर। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two blocks A and B of masses 4 kg and 12 kg are placed on a smooth horizontal plane. दोनों ही एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखे हैं मेरे पास। ओके, और क्या गिवन है मेरे पास, ए फोर्स एफ ऑफ 16 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए। अगर एक फोर्स है मेरे पास 16 न्यूटन का जो ए पे अप्लाई कर दिया, इन दोनों का मास क्या है, यहाँ पे 4 kg और ये है 12 kg। ओके सर, अगर मैं इनका कॉमन एक्सेलरेशन निकालना चाहूं, दोनों आगे जाएगी, तो नेट फोर्स बराबर टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, 4 + 12 इंटू ए, दिस फोर्स इज इक्वल टू 16 बराबर 16 ए, एक्सेलरेशन विल कम आउट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किसी एक का बड़ी बना लीजिए, यहां पे बात कहना चाहूं, इनके बीच में कॉमन नॉर्मल लग रहा होगा। सर अगर मैं बी की बात कहना चाह रहा हूं, बी यहां पे नॉर्मल लगा है और एक्सेलरेशन आगे आया है, तो नॉर्मल बराबर सर इसका मास कितना है मेरे पास, 12 इंटू ए। सर मेरे पास क्या बन गया है, नॉर्मल बराबर 12 इंटू एक्सेलरेशन आया 1 न्यूटन। तो सर इनके बीच में कॉमन नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 12 न्यूटन। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। ओके।